हाँ भाई, गुड इवनिंग। मोल कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? चलो फिर नेक्स्ट करें स्टार्ट। स्पेसिफिक हीट वाले छोड़ दो, पहले आते थे, कोई मतलब नहीं, आपके मॉड्यूल में दे रखे होंगे। जो मैंने पढ़ाया है ना बस वही, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब लिखो नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं? ठीक भाई, कोई भी कंपाउंड है उसकी बेसिक यूनिट एटम ही तो है। अब जैसे आप बायो पढ़ रहे हो, जैसे बॉडी में डिफेक्ट आता है, आप कैसे स्टडी करते हो? हम बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे ग्रोथ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ, सब पढ़ने के लिए आपने क्या पढ़ा? सेल पढ़ा ना। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही बोलते हो क्या? सेल पढ़ते हो ना, कोशिका। ठीक, तो ऐसे ही हम इसमें केमिस्ट्री में कंपाउंड की जो बेसिक यूनिट है एटम, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले डेमोक्रिटस ने बताया था। उन्होंने क्या बोला, मतलब बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, है ना, तो वो जो बोल देते थे तो उस टाइम पे मान लिया जाता, चाहे झूठ है चाहे सच है, मतलब उन्होंने बोल दिया फाइनल है वो। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को ये बताया भाई सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल, सबसे छोटा पार्ट जो है ना किसी भी चीज़ का, उसको एटम कहेंगे, और वो फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो बोले कैसे? लोगों को पची नहीं ये बात। उन्होंने क्या किया, जैसे एक कागज का टुकड़ा ले लिया, बोला कोई भी चीज़ ले लो, टुकड़ा करके और छोटा कर दिया, बोला जब तक छोटा करते जाओ, जब तक ये बंद ना हो जाए छोटा होना, जो सबसे छोटा टुकड़ा हुआ ना उसको एटम कहेंगे। फिर लोगों को लगा हाँ यार झूठ तो नहीं बोल रहा, सही है। ठीक, तो डेमोक्रिटस ने बताया था एटम का मतलब ही क्या है, ए प्लस टॉम। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब टू कट, विच कैन नॉट बी कट। ए लगाते ना, ए उसके आगे लगाते नेगेटिव के लिए, है ना, लगाते ना हम बहुत सारी जगह इंग्लिश में। ठीक है ना, तो अब उसने बोला इट कैन नॉट बी कट फर्दर, एटम इज इंडिविजिबल, आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा था। तो फिर इसके बाद कौन आए थे नेक्स्ट महान आत्मा? डाल्टन। डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने भी यही बोला कि एटम सबसे छोटी यूनिट है जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकती, और एटम ही रिएक्शंस में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने बताया एटम का मास होता है, भाई एटम का मास होता है, छोटे छोटे एटम बन के, तभी तो मेरा 72 kg बना रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ऐसा, और एटम सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे सारे। जैसे ऑक्सीजन के सारे एटम क्या होंगे? इस टाइप के होंगे। नाइट्रोजन के, N2 गैस के सारे एटम इस टाइप के होंगे। ठीक, तो उन्होंने बोला सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। कोई डाउट है क्या इसमें? ये कुछ बातें उन्होंने बताई थी। तो एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, आपने नहीं पढ़ा होगा। वैसे जो मॉडल मैं बता रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन डाल्टन्स थ्योरी अपने को थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये तो नहीं लिखना ना डाल्टन ने क्या क्या बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स थियरी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन is not explained by Dalton's theory। तो पहला लिखो law of mass conservation। which of the following law of chemical combination is not explained by Dalton's theory? पहला है law of mass conservation, second law of definite proportion, third law of multiple proportion, and fourth is Avogadro's law। बताओ भाई कैसे आया? अच्छा, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स थियरी। सीधी सी बात है। पहला लॉ कहता है मास कंजर्वेशन। भाई आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जोड़ के क्या बनाते हो? O2 बनाते हो ना। इसका मास 16 यूनिट है, इसका 16 यूनिट है, इसका 32 यूनिट होगा, तो मास कंजर्वेशन तभी तो फॉलो हुआ। नेक्स्ट बोलते हो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? रेशियो ऑफ एटम्स फिक्स रहेगा, चाहे कोई सोर्स हो, चाहे कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, यही था। तो जैसे H2 है, H2O कहीं से ले लो, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम का रेशियो रहेगा। कहीं पे ऐसा है क्या 3/2 इसका ले लिया और इसका हाफ ले लिया? देखा ऐसा? तो उसने बोला क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एटम्स पूरे पूरे लिए जाएंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए हमने अलग अलग रेशियो ले लिया, 2H और 2O ले लिया, तो ये तो मॉलिक्यूल ही दूसरा बन जाएगा ना।
दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई? उसने क्या बोला था, जब दो एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, ऐसे ही था। अगर इसका एक का फिक्स मास ले लिया जाए और इसके डिफरेंट मासेस से रिएक्शन करवाई जाए तो दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है। ये बनाएगा CO और CO2। तो इसके फिक्स मास के साथ जो इसके अलग मासेस रिएक्ट करते हैं वो एक सिंपल रेशो बियर करेंगे, 1:2:3:4:1 2:3 2:5 ऐसे, है ना। कभी भी ऐसे रेशो नहीं आएगा 1.5:3, ऐसा रेशो नहीं करेंगे, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है भाई, क्या हो रहा है, मिनिमम एक एटम कंबाइन कर रहा है, 1 2 3 4। तो ये कहां से आया, कहां से आया? डाल्टन्स थ्योरी से ही आया, क्योंकि डाल्टन ने बोला कि आप एटम आधा नहीं ले सकते। तो एक एटम लोगे और दूसरे में आपने 2 एटम लिए, यहां पे 2 एटम लिए ना, तो अभी तो 1:2 आया उसका मास का रेशो। तो इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। अवोगाद्रोस लॉ क्या था, बोलो भाई। भाई उसने बोला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे उसने बोला एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भाई सेम वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी n/n ने यहीं से तो आया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n से। अगर n सेम होगा किसी का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, बिकॉज n ने तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें एटम की बात कहाँ आई, इसमें तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, या गैसियस एटम भी हो सकते हैं जैसे हीलियम नियोन में, ठीक। समझ आई? इसमें तो नंबर की बात आ रही है, एटम की तो बात कहीं भी नहीं आ रही ना। कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो भाई। क्योंकि अगर मान लीजिए ये मैंने ले लिया 22.24 लीटर O2 ले लिया STP पे, और मैंने यही O3 ले लिया 22.24 लीटर O3, तो इसके n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, क्योंकि एक मोल है ना। लेकिन इसके एटम 2Na और इसके 3Na। इस चीज के बारे में कहां बोला इसने, समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? तो लिख लो जल्दी से। लिखना तो क्या है, समझना था, समझ गए। इसके बाद कौन आए थे डाल्टन के बाद? थॉमसन आए थे, जे थॉमसन ने क्या बोला, प्लम पुडिंग मॉडल बोला। जैसे तरबूज है तो एटम जो है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। भाई इलेक्ट्रॉन उसमें, उसने बोला कि एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो उन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज जो है, जैसे तरबूज में हम देखते हैं कि ऐसे फैला हुआ है, वो जो बीज जो उसके, उसको नेगेटिव चार्ज मान लो। बाकी लाल लाल जो देखते हो आप, वो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक। और उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी है। ऐसा है क्या? तो ये भी फेल हो गया। फिर इनके बाद कौन आए थे? अच्छा ये है ना जो मॉडल जो है अपने सिलेबस में नहीं है, बस बोर मॉडल है, ठीक है, पता ना ये तो सबको। इनके बाद कौन आए थे? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा फेमस है, ठीक। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम प्लस या हीलियम 2+ बोल दो, ठीक। ये अल्फा पार्टिकल है। उन्होंने क्या किया, एक्चुअल में है ना, ये डिस्कवरी जो हुई थी रदरफोर्ड वाली, तो क्या हुआ था उसमें, वो कोई एक्सपेरिमेंट कुछ और ही कर रहे थे, बाई चांस हो गया था। वो कोई काम कर रहे थे, ठीक। वो एक प्लेट पे क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स की, हाँ, बारिश कर रहे थे, ठीक। तो जब वो, ये मान लीजिए हीलियम गन है, ये अल्फा पार्टिकल गन है, यहां से ऐसे मार रहे थे, ठीक। तो जब यहां से यहाँ पे उन्होंने गोल्ड प्लेट ले रखी थी, ठीक। और यहां पे जैसे पहले हुआ क्या था, वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, तो यहां से ऐसे कुछ वो अल्फा पार्टिकल की बारिश कर रहे थे। तो पीछे से जो उनकी लैब में काम कर रहे थे, पीछे से एक स्क्रीन लेके जा रहे थे, यहाँ पे इन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा रखी थी। तो पीछे से जब वो स्क्रीन लेके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब मैं यहां से कुछ चला रहा हूं, ये जब इनकी अल्फा पार्टिकल की बारिश यहां पे कर रहा हूं, तो कभी कभी बीच में चमक, ये जो पीछे जो है ना स्क्रीन जो है, इस पे भी आ रही है, जैसी चमक यहां आ रही थी। तो उन्होंने बोला भाई सारा एक्सपेरिमेंट बंद करो, इसको यहीं रखो, ठीक। उसको वहीं रखवा लिया। इसको यहां रखवाने के बाद क्या समझ में आया, जब वो यहां पे बारिश कर रहे थे ना, उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, कुछ मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास कर रहे थे अनडिफ्लेक्टेड,
और कुछ पार्टिकल्स एक छोटे से एंगल पे पास कर रहे थे, है ना, कुछ है, मतलब कुछ पार्टिकल तो सीधे जा रहे थे, ऐसे यहां लग रहे थे इसके आसपास, ठीक, कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहे थे, ठीक, और यहां पे ये जब पार्टिकल यहां पे लगा फुल स्पीड से तो यहां पे चमक दिख रही थी, और कुछ पार्टिकल एग्जैक्ट 180 पे वापस आ रहे थे, तो उनकी चमक कहां दिखेगी, पीछे वाली स्क्रीन पे। समझ आया बात? तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये एटम जो है गोल्ड का, गोल्ड की प्लेट रखी थी उन्होंने, गोल्ड थिन प्लेट है ना, तो जब उन्होंने ये रखा बोला कुछ पार्टिकल सीधे पास कर गए, इसका मतलब क्या है, बोला एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली है, तो उन्होंने बोला कुछ पार्टिकल्स एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए ऐसे, ठीक, उन्होंने इसका मतलब क्या समझा भाई, अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्लेक्ट कब होगी कोई चीज, जब रिपल्सन होगा, तो इनका रिपल्सन हुआ होगा, तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था, बोला एटम में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो उन्होंने बोला एटम में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब उन्होंने देखा कि इनमें से जैसे 20,000 में से एक पार्टिकल बिल्कुल एग्जैक्ट 180 पे वापस आ रहा था, बोला वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बहुत छोटी सी जगह पे है, मतलब इसके कंपैरिजन में भाई 20,000 पार्टिकल मारे, उनमें से एक ही पार्टिकल वापस आया, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम में है। तो उन्होंने फिर ये बताया था कि यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है, समझ आई बात? तो ये न्यूट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है और बहुत कम वॉल्यूम में है, समझ आई बात? ठीक, तो उन्होंने ये बताया था कि ये तो पास कर गए, मैक्सिमम स्पेस खाली है और कुछ सम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे, क्योंकि वो पार्टिकल एक ही वापस आ रहा है इतने पार्टिकल में से। समझ आई बात? ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो इससे उन्होंने आइडिया लगा के बताया, बोला अगर ये एटम है तो रेडियस ऑफ एटम उन्होंने आइडिया देगा कि 10 की पावर -10 मीटर है, ठीक, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जब उन्होंने बताया कि ये 10 की पावर -15 मीटर है। समझ आई बात? तो उन्होंने बोला रेडियस ऑफ एटम बाई रेडियस ऑफ, अगर न्यूट्रॉन कर दी जाए 10 की पावर -10 डिवाइड बाई 10 की पावर -15 इज इक्वल टू 10 की पावर 5, यानी रेडियस ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन बोल दिया शायद मैंने ना, न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूट्रॉन की बात थोड़ी करेंगे, ठीक। न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक। और उन्होंने ये भी बताया कि एटम वो क्यों है, न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक। अब इसके बाद देखो, अगर मैं करूं वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर रेडियस ऑफ एटम का क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन का क्यूब, ये कैंसिल, न्यूक्लियस का क्यूब, सॉरी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, न्यूट्रॉन पता नहीं कहाँ से बार बार याद आ रहा है, 10 की पावर -10 का क्यूब डिवाइड बाई 10 की पावर -15 का क्यूब, ठीक, ऊपर -30 नीचे -45 ऊपर जाके पॉजिटिव, 10 की पावर 15 आएगा कि नहीं आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 की पावर 15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कोई डाउट है क्या इसमें? समझ आई बात? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया, बोला अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिया था ना उन्होंने, R0 a की पावर 1/3। कोई डाउट है क्या इसमें? तो R0 उन्होंने कितना माना था, 1.12 इंटू 10 की पावर -15 अप्रोक्स, इतना था ना, ये सीधा डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ये चीज है ना, पहले पूछी जाती थी, आज कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये ना, ये एम्स में पूछा गया है, ये एम्स में पूछा गया है, लेकिन आपका नीट का सिलेबस चेक करेंगे ना, आप सारे मॉडल हटा दिए, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। अगर नोट करना तो कर लो, नहीं कोई काम नहीं आने वाला है, नीट में नहीं आएगा। बस मैंने आपको ना इसलिए कि आपको डर ना लगे कि आपके ये तो पढ़ाया ही नहीं है, बस जस्ट रिवीजन करा दिया, क्योंकि आप पढ़ के आए हो तो आपको थोड़ा सा एक वो बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, ठीक। नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है पढ़ाने में, ये तो मैंने बता दिया। अब सुनो मेरी बात, अब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, क्यों हुआ? उन्होंने पता क्या बोला था, बोला जो इलेक्ट्रॉन है ना, सुनो भाई, जो उन्होंने पहला बता दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे सर्कुलर पाथ में, ठीक। अब मैक्सवेल थियरी यहाँ पे आती है, फिजिक्स वाली। मैक्सवेल ने क्या बोला था, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर है, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है। अगर मान लीजिए अब इस न्यूक्लियस के राउंड ऐसे चक्कर काट रहा हुआ तो एनर्जी लॉस करेगा, तो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा,
और भी ये क्या हो जाना चाहिए, तो कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में धंस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। अगर ऐसा होगा तो एटम अनस्टेबल है, लेकिन एटम तो स्टेबल है, तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, उनका भी ये जो मॉडल था वो भी फेल हो गया। और एक बात, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनता उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल। अरे यार आज तो ना तबीयत खराब और समझ नहीं आ रहा क्या बोला मैंने। हाँ, बोर ने एक्सप्लेन किया था, किसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका, ये भी उसकी ड्रॉबैक थी। ठीक, ये आपकी रदरफोर्ड की थियरी थी। कुछ और पूछना है? हो गया, लिख लो जल्दी से जो भी लिखना है। करें भाई, आगे बढ़े। चलो आपकी बात खत्म हो गई, मैं करूं। लिखो, देखो अब एटॉमिक नंबर आता है, हम लिखते हैं एक एलिमेंट लिखते हैं, जैसे ये यहां पे एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर लिखते हैं मास नंबर जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, उल्टा लिखा जा रहा है ना, तो ऐसा भी लिख देते हैं, कैसे भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लिखते हैं कार्बन 12 को ऐसे लिखते हैं, ये इसका क्या है, 6 क्या है, एटॉमिक नंबर, और 12 क्या है। ठीक, ये होता है भाई, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक न्यूट्रल एटम की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तभी तो न्यूट्रॉन है, तभी तो क्या है, न्यूट्रल है, तो वो Z के इक्वल होता है। ठीक, समझ आई बात। और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो Z है। समझ आ गई, ये तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट। अब मैं बताऊं आपको कार्बन 12 में कितने, ये तो फाइंड आउट कर लोगे ना सब, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं। ठीक, इसके बाद ये आता कि जैसे इलेक्ट्रॉन है भाई, ये फंडामेंटल पार्टिकल है किसके, एटम के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ठीक, इसके बाद क्या आता है, इसके हम मास की अगर बात, इसके चार्ज की बात कर लो। पहले चार्ज की बात करें, चार्ज को आप फिजिक्स में पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और क्या पढ़ते हो, कूलोम्स में पढ़ते हो, और एक हम रिलेटिव चार्ज पढ़ते हैं। ठीक, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर देखो, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन आया, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। ठीक, और इसके बाद क्या, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। ये फंडामेंटल पार्टिकल थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो इसकी है वो कितनी है, -4.8 इंटू 10 की पावर कितना लेते हो, -10, और इसका प्लस ले लोगे, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम रहता ना, ये तो माइनस ही रखना है, चार्ज माइनस है, और इसका 0, और कूलोम में -1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका, ठीक, इतना कूलोम, इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव बस, और इसका 0, इसका रिलेटिव में हम बोलते हैं इसका -1, इसका +1, इसका 0। पता नहीं है आपको सबको, तो टेबल नहीं बनवाऊं ऐसी फालतू, करंट लिखनी है क्या। देखो फिर इधर एक, फिर हम मास का लिखते हैं। मास किस में लिखते हैं हम, AMU में लिखते हैं और kg में लिखते हैं। kg में इसका कितना रहता है, kg और AMU, देखो इसका कितना रहता है, -9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और इसका कितना रहता है, माइनस नहीं आएगा ना मास में, तो इसका कितना रहता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg, इसका रहता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इनका AMU में करोगे तो इसका आता 0.00054, इसका था 1.007, इसका था थोड़ा सा ज्यादा 1.008। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, बस ये होता है। समझ आई बात। तो अब देखो, इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई नहीं पूछेगा, ये सबको पता भी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फालतू की चीज है। ठीक, अब इधर देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो आता है इनका। एक बात हो गई। अब बात आती है मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है, कैसे करते हैं, m0
एम नॉट यानी रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, डिवाइड बाई 1 माइनस वी अपॉन सी का पावर 2। फिजिक्स में पढ़ते हैं फॉर्मूला, ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही बात। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है तो मास क्या होगा, बोलो भाई, जल्दी देख के बोल दो। सुनो मेरी बात, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये वाली टर्म इंक्रीज होगी, ठीक। जैसे मैं बोलूं 1 में से, एक तो मैं 1 में से 0.5 माइनस करूं, एक मैं 1 में से 0.7 माइनस करूं, तो छोटा नंबर ये आएगा। तो ये टर्म अगर इंक्रीज होगी ये छोटा नंबर होगा, और डिनोमिनेटर में कोई चीज छोटी होती तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बढ़ेगा। कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं। तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है इस टाइप से, क्योंकि आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, ये चाहो तो लिख सकते हो, है ना, ये आपको पता है, लिखना तो लिख लो, नहीं तो फिर कोई टाइम पास करने का मतलब नहीं है। समझा। नेक्स्ट लिखो भाई, एक बार मेरे को बता दो पैटर्न कौन सा चल रहा है, क्वेश्चंस वाला, ये करवा दिया, ये करवा दिया, अब क्वेश्चंस कराने। एक क्वेश्चन लिखो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन x plus 2 is 10, then find number of electron and proton in x plus 3 x minus 3। बता दोगे, बताओ जल्दी से। करे, देखो भाई, अब एक बात बताओ, x प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। एक बात, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, x में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होगे, x प्लस बनाया 1 इलेक्ट्रॉन निकला, और x प्लस 2 बनाया 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 10 है, इसमें कितने थे, 12 थे ना, सिंपल सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन 12 थे। और न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन भी कितने थे, 12 थे। समझ आया बात। अब एक बात बताओ, इसमें x में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो x प्लस 3 में कितने होंगे, 3 निकालिए ना, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो x, और एक बात बताओ, अब इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे, सेम रहेगा। अब कैटायन बना हुआ या एनायन, कैटायन बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन निकालते हो, एनायन बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन देते हो, लेकिन प्रोटॉन को छेड़ते हो कभी। अरे ये जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, आप इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकाल सकते। समझ आई बात। तो आप जब भी कैटायन एनायन बनाते हो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो सेल्स में, ठीक। तो इसके कितने हैं, 12, और ये x माइनस 3, यानी x को कितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए, तो कितने हो गए, और इसके, ठीक। एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लो, या यहीं करोगे, लिखो, ये भी लिखना है, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए यार। लिखो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x plus 2 is 14, if number of electron in x plus is 14, x plus 2 is 14, x plus 2 बोला ना, is 14, then find number of electron, neutron and proton in x plus 1, x and x minus 2 if its mass number is 32, if its mass number is 32। हो गया भाई, जल्दी से करो भाई। इस बार आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए और मास नंबर भी दिया, मास नंबर कितना है, 32। पहले x में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे।
14 है, देखो सारे अब इधर 14 है, यानी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो मैं यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन लिखूं 16 रहे होंगे ना इसमें, ठीक, और प्रोटॉन कितने रहे होंगे, 16 ही रहे होंगे, तभी तो न्यूट्रल है वो। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन माइनस सॉरी जेड, ए माइनस जेड, ए कितना 32 है मास नंबर, और जेड क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, 16 आ गया। तो आप है ना तो किसी में से न्यूट्रॉन निकाल सकते हो ना प्रोटॉन निकाल सकते हो, पहले लिख दो। चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें प्लस बनाना है इसको, x प्लस 1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, -2 बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, if number of neutrons in an element, if number of neutrons in an element is 31.7% more than number of protons, if number of neutrons in an element is 31.7% more than number of protons, then find symbol of element if its mass number is 81, then find symbol of element if its mass number is 81। ये एक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, करो जल्दी से, करें स्टार्ट। देखो आपको क्या बोला, इधर देखो भाई, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, मान लीजिए प्रोटॉन P है तो ये 31.7% ज्यादा है ना, इतना और ऐड करना पड़ेगा उसमें, समझ आई बात। और इसका मास नंबर जो है A इज इक्वल टू 81 है, ठीक, समझ आई बात। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे टोटल, क्या लिख दोगे इसको, 0.317 लिख दूं 100 से डिवाइड करके, P प्लस P, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.317 P लिख दूं। और जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ, इसको क्या बोलते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 81, ठीक। तो 81 होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 1.317 P प्लस P इज इक्वल टू 81, यानी P इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 81 डिवाइड बाई 2.317, डिवाइड करो कितना आएगा, अप्रोक्स 35 आएगा, ठीक, यानी प्रोटॉन यानी Z 35। हाँ, किस किस का ठीक था, वेरी गुड, समझ आ गया ना, आगे बढ़े। चलो भाई, ये तो हो गई बच्चों वाली बातें, और छोटी छोटी बच्चों वाली बातें करेंगे। चलो लिखो जल्दी से, इसको डिवाइड करना सिखाऊं, लो देखो ये 81 है, ठीक, ये 2.3 है, 2.317, ठीक, मैं काम करता हूं इसको 2.4 मान लेता हूं, ठीक, और इसको ऊपर 810 लिख दूं, ठीक है, 8 तिया 24, ठीक, 8 एकम 8, और एक कितना बचेगा 1, और ये 0 0 1, ठीक, 3 तिया 9, बचेगा एक, अप्रोक्स 3 चौके 12। थोड़ा सा सही कैलकुलेट, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया ना, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने इसको बढ़ा दिया ना, ये 34 से भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। एक्चुअल में इसका आंसर है ना यहाँ से एग्जैक्ट 39.495 आता है, समझ आई बात। तो वहाँ पे है ना ऑप्शन, अगर ज़्यादा पास हो फिर तो पूरा डिवाइड करो, लेकिन इतना पास देगा नहीं, 1-2 नंबर का डिफरेंस ऐसे नहीं देगा वो, x 81 34 ऐसे नहीं देगा। तो ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया ना, इतना थोड़ा चलेगा। तो आप एक काम किया ना, मैंने इसको ऐसा क्यों किया, 81 2.3 जैसे ही मैंने किया ना तो मेरे को समझ में आ गया, ऊपर वाला कटता है 3 पे, तो 3 पे फिर मेरे को दिख रहा 8 पे भी काट सकता हूँ, जैसे मैं 0.8 और ये 27 हो गया, ठीक, 270/8। अब तो डिवाइड कर सकते हो, 8 या 24, अप्रोक्स 8 चौके 32, अप्रोक्स
ठीक है, ऐसे किया है। और नहीं तो ये कौन सी बड़ी बात है, लो 81 810 लिख दिया आपने, 23 से भाग करना है, करो 23 एकम 23, सॉरी 23 किया, 23 जा 69, कितने बचेंगे 12, 23 पंजा, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन की, आप सीख जाओगे कैलकुलेशन, थोड़ा रुको तो सही, एक बार अपने को सॉल्यूशन में जाने तो दो। कैलकुलेशन में मजा आ करेगा फिर आपको जब मैं करूंगा ना। नेक्स्ट करें भाई, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या लिखना है, आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं बताओ भाई, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, मास नंबर या एटॉमिक मास, यही तो होते हैं। ये पूरी डेफिनेशन में लिखवाऊं, समझ गए ना। यानी जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी जेड सेम है उसका, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सेम, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देते हैं, है ना। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, F- बनाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन 3 करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 देता है, एल्यूमिनियम 3 देता है, ठीक। तो इसलिए वो एक मोनोवेलेंट है, एक डाईवेलेंट, एक ट्राईवेलेंट है, और इसलिए अलग अलग कंपाउंड जो बनाते हैं इसलिए उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो बताओ, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी आइसोटोप की सेम होगी कि नहीं होगी, बताओ, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल मेथड से नहीं, समझा। केमिकल रिएक्शन तो एक ही दिखा। अरे मैं एक बात बताओ, मैंने लिख दिया, जैसे पहले देखो आइसोटोप कौन है, कार्बन 14 है कि नहीं है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये आइसोटोप है कि नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या करते हो, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 ले लो, ये है कि नहीं है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, ठीक। अब एक बात बताओ, कार्बन की रिएक्शन देते हो आप, कार्बन प्लस O2 CO2 बनाएगा, ठीक। यहां पे 6 हो या कोई भी हो, नहीं सॉरी, यहां पे चाहे 12 हो या 13 हो, क्या फर्क पड़ता है, समझ आई कि नहीं आई बात। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो फिजिकल मेथड से सेपरेट करेंगे, केमिकल से नहीं समझ में आया सबको आ गया ना। तो लिख लो, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल लिख लो, उल्टा बोल गया, क्या बोल दिया मैंने, अरे यार आज तो सारा ही उल्टा हो रहा है, अब टैबलेट गलत ले ली। आइसोटोप्स दे हैव, क्या बोला, मोर्टी, ये क्या होता है, अच्छा अपना टॉपिक भी कहो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख लो भाई, गलत बोल दिया दोबारा लिख लो। आप लोगों को समझ आया नहीं आया, बस उससे मतलब रखो। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनमें क्या होगा, Z क्या होगा, Z डिफरेंट और A सेम, मतलब मास नंबर तो सेम हो रहा है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है। एग्जांपल बताओ, जैसे C14 और नाइट्रोजन 14, ठीक। और कौन सा करेंगे, कैल्शियम, पोटेशियम का क्या होता है 40 हो जाए और कैल्शियम का भी 40 है, ठीक। तो जिनमें मास नंबर सेम हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अब इनका मास नंबर सेम है तो क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी तो वैसे ही डिफरेंट होगी क्योंकि एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया ना, कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग चीज है। अब मुझे बात बताओ, दोनों का मास 14 है तो मास सेम होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम कैसे होगी। मान लीजिए एक लड़की भी 45 kg की है और एक लड़का भी 45 kg का, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम कैसे हो सकती है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है ना, ठीक। भले ही मास सेम हो,
नहीं समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट करो। तो इनकी दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ही रहेगी। और पढ़े? इसके बाद कौन सा आता है? आइसोटोन्स आते हैं। आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें होंगे। किस में होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ? जैसे भाई एग्जांपल दो। अरे मान लीजिए मैंने लिख दिया C14 और नाइट्रोजन 15 लिख दिया, ठीक, ऑक्सीजन 16 लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना कितने आएंगे? 14 माइनस 6 8, 8 और 8। ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? जैसे ये लिख दिया पोटेशियम 19 और ये 39 और कैल्शियम 20 40, तो दोनों में क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? कितना होगा इसमें? 20 और इसमें भी 20। ऐसे दीज आर आइसोटोन्स। इसके बाद क्या आते हैं? बोलो भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखो, ये लिख लो एग्जांपल जल्दी से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? आइसो मीन्स सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो मीन्स सेम होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, ठीक। जैसे एग्जांपल भाई हम बात करें, मान लीजिए जैसे F माइनस है या O2 माइनस है या सोडियम प्लस है, Mg2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन। और लिख लो नाइट्रोजन 3 माइनस है, कार्बन 4 माइनस है, सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। H2 में भी कितने हैं? 10 है, ठीक। CH4 में भी कितने हैं? 10 ही तो है। और NH3 में, NH4 प्लस में 10 है। और बताओ, बस H3O प्लस कर दो भाई। 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 11, लेकिन उसके ऊपर 1 प्लस है यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। NH4 प्लस है, NH4 नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में कितना? 4 11, लेकिन प्लस है यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम उसमें, ठीक। NH3 में 7, इसमें 3, इसमें 10, 6 इसमें 4, इसमें 10, इसमें 2, इसमें 8 10। ऐसे कर सकते हो नहीं कर सकते? और भी एग्जांपल हो सकते हैं क्या? सिलिकॉन 4 प्लस हो गया, वेरी गुड, HF हो गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या किसी को? तो सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और बहुत सारी बात है ना, यहां से एग्जाम्पल पूछ लेता है एग्जामिनर। ये आपके जेईई मेंस में पूछा गया था अभी 2 साल पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ, वही एग्जाम्पल उठा के दे दिया। पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एज इट इज, ठीक। कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई। जैसे और बताओ, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 22। और N2O में सेम है। कर सकते हो नहीं कर सकते? CO में कितने हैं? N2 में कितने हैं? 14। O2 2 माइनस में, O2 2 प्लस में कितने हैं? C2 2 माइनस में कितने हैं? तो इनमें सब में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसमें 22 इलेक्ट्रॉन थे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई? बोलो। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कर लोगे? और कराऊं क्या एग्जाम्पल? Cl माइनस में कितने हैं? सल्फर 2 माइनस में कितने हैं? फास्फोरस 3 माइनस में कितने हैं? 18 है ना। और आर्गन में कितने हैं? 18। पोटेशियम प्लस में कितने हैं? कैल्शियम 2 प्लस में कितने हैं? और स्कैंडियम 3 प्लस में कितने हैं? टाइटेनियम 4 प्लस में कितने हैं? 18 है। ऐसे कर सकते हो कितने भी एग्जाम्पल आप कर लोगे अपने आप? करो, जल्दी से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी एग्जाम में, और जेईई मेंस में इस बार नहीं आया तो नीट में पूछ लेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बस यही पूछता है। लिखो जल्दी से। साथ के साथ मत लिखा करो, बाद में लिख लिया करो, है ना। चाहे बेशक अपने को 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए।
लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी। अब लिखते रहोगे क्या? लिख रखा आपने, पहले भी लिख रखा है, आपके पास बुक्स में लिखा पड़ा है, क्या मतलब है लिखे हुए का? जब तक समझ में ना आए कोई मतलब नहीं। पहले उसको पूरे से समझो, फिर एग्जाम्पल अपने आप लिखा करो सोच सोच के। और आपको लगता है ऐसा कैसे सर, गलती कर दी तो 1-2 बार होगी यार गलती, कॉन्फिडेंस एक बार आ गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक, मेथड तो ठीक है ना अपना क्रैश कोर्स का। देखो एक भी चीज़ नहीं छुड़वा रहा हूँ मैं आपको, अब बस थोड़ा लिखवा कम रहा हूँ और कुछ नहीं है। आगे बढ़े। एक और होते हैं आइसोडायाफर्स, सुने आपने? तो आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो। लिखो आइसोडायाफर्स। ये ना, ये नीट एम्स में या जेईई मेंस में कहीं नहीं आते है ना, ये कोचिंग के ओलंपियाड में आते हैं। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल, बोरोन है, ये है, ठीक। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 और प्रोटॉन कितने हैं? 5। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आया? 1। और एग्जाम्पल ऐसा ही बताओ। एक कार्बन है, कार्बन 13 ले लो, तो न्यूट्रॉन कितने इसमें? 7, प्रोटॉन 6। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस कितना है? तो दोनों में वो नहीं, आइसोडायाफर्स है। ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स सुना आपने? जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स कहते हैं। जैसे CO है और N2 है, दोनों में कितने एटम है? एटम कितने हैं? 2 एटम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो दोनों में कितने कितने हैं? इसमें कितने हैं? 14, और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। CO2 है और N2O है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22 इलेक्ट्रॉन है, और एटम 3 है दोनों में। समझ आई कि नहीं आई बात? तो ये आइसोस्टर्स है। कर सकते हो, जल्दी लिख लो।